नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम उन मित्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री लेकर आए हैं जो वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए तैयारी करने में जुटे हैं और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो अक्टूबर 2022 में वरिष्ठ अध्यापकों की भर्ती शुरू होने जा रही है उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए मुखातिब हुआ हूँ। तो दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक कैसे बने, ये आज के इस एपिसोड का मूल आधार। मैं आपसे आज 2 या 3 चरणों में, 3 खंडों में आपसे बात करूंगा। पहला चरण, वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए आपके भीतर का जज्बा क्या है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं उसको समझ लें। वरिष्ठ अध्यापक के पद की अहमियत क्या है, वरिष्ठ अध्यापक पद से आप आगे आपके कैरियर में कितनी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, ये सब बात करेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि वरिष्ठ अध्यापक के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर जारी किए गए हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो सिलेबस जारी किया गया है, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, उनमें कितने अंक हैं, कितना समय लगेगा। और यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान से देखिएगा। यह जिस तरह का एपिसोड हमने तैयार किया और हमारी टीम ने मिलकर के जिस तरह से इस पर शोध किया है, वैसा आपने अभी तक किसी दूसरे एपिसोड में किसी दूसरे चैनल पर नहीं देखा होगा। हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके चैप्टर वाइज, पेपर के अंतर्गत चैप्टर वाइज आपके संभावित अंक कितने होंगे और कितने क्वेश्चन आपको उस पर मिलने वाले हैं। तो आप इस पूरे एपिसोड को बहुत केयरफुली और ध्यान से देखिएगा और इस पर किसी तरह का कोई बीच में गैप नहीं करें और इसको सेव भी कर लीजिएगा बाद में। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको आनंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। 2 छोटी छोटी कहानियाँ। एक पहली कहानी ऑटोबायोग्राफी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पंडित नेहरू ने लिखा कि एक बार वो आगरा की यात्रा पर गए और आगरे का जो मशहूर पागलखाना है वो देखने के लिए गए। तो वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने उनको पूरे पागलखाने में विजिट करवाया, मेंटल हॉस्पिटल का विजिट करवाया। और विजिट कराने के बाद जब वो लौट रहे थे वापस, तो खिड़की के पास एक पागल व्यक्ति खिड़की में से देख रहा था। जवाहरलाल नेहरू उत्सुकतावश वहाँ रुक गए। उनके साथ उनकी जो टीम के लोग थे वो भी सारे लोग वहाँ रुक गए। जवाहरलाल नेहरू ने उस पागल व्यक्ति को अपना थोड़ा नज़दीक बुलाया अपने, तो खिड़की के थोड़ा बाहर आगे की तरफ खड़ा हुआ था, थोड़ा खिड़की को और नज़दीक आ गया। पंडित नेहरू ने पूछा, मुझे जानते हो? तो अंदर जो पागल व्यक्ति बैठा था उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो उन्होंने दूसरा जवाब दिया। पंडित नेहरू ने कहा, भाई मुझे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। तो जो पागल व्यक्ति बाहर देख रहा था उसने कहा, हाँ तो कहते होंगे। फिर तीसरा जवाब दिया पंडित नेहरू ने, भाई मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो जो अंदर पागल व्यक्ति बैठा हुआ था उसने कहा, थोड़े दिन रुक जाइए, जब मैं यहाँ आया था तब मैं भी यही कहता था। और उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि जो ठहाके लगे साथियों में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ख्याली पुलाव में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और उनका अंतिम हश्र क्या होता है, ये हमने इस कहानी से सीखने की कोशिश की है। ख्याली पुलाव में नहीं, हकीकत में ज़मीन पर उतरिए और ज़मीन पर उतर कर अपने उपलब्धियों को अर्जित करिए, उसको रेखांकित कीजिए। लेकिन इससे आगे बढ़ूँ उससे पहले एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। पागलखाने का ही दृश्य है। एक डॉक्टर अपने मित्र के साथ पागलखाने में राउंड कर रहे थे, विजिट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसको बेड पर लेटे हुए होना चाहिए था, जिसको सामान्य रूप से अपना कामकाज करना चाहिए था, पागल व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा था, वो दोनों हाथ से खड़े होकर पंखे के लटका हुआ था। तो मित्र ने डॉक्टर से पूछा कि ये पेशेंट पंखे पर क्यों लटक रहा है? तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति वो है, और जो पंखे पर लटका हुआ व्यक्ति था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, शीला शीला शीला। तो मित्र ने पूछा कि पंखे पर लटका हुआ क्यों और ये चिल्ला क्यों रहा है? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, ये व्यक्ति वो है जिसकी गर्लफ्रेंड शीला थी जो इसे छोड़कर चली गई। आगे गए, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक और वैसा ही पेशेंट, और वैसा ही पेशेंट वो भी पंखे पर लटका हुआ, और वो भी दोनों हाथ से ज़ोर ज़ोर से पंखे पर लटकने के बाद ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, शीला शीला शीला। तो दोस्त ने पूछा कि ये व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है और ये शीला शीला क्यों बोल रहा है?
बोले पहले वाला पेशेंट तो इसलिए चिल्ला रहा था कि शीला उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो छोड़कर किसी दूसरे पेशेंट के साथ चली गई थी, और ये व्यक्ति वो है जिसके साथ शीला भागकर आ गई थी। तो ये व्यक्ति वो है जिसके साथ शीला भागकर आ गई थी, तो ये भी इसीलिए शीला शीला चिल्ला रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको जो इस मनोविनोद की जो कहानी है, उस कहानी से आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये कि शीला वो है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए एक टास्क है आपके सामने। अगर आपने इस टास्क को, वरिष्ठ अध्यापक के पद को, टास्क को ठीक से पकड़ा तो फिर आपको न तो पंखा पकड़कर लटकने की ज़रूरत पड़ेगी और न सीनियर टीचर चिल्लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर पहले पेशेंट और दूसरे पेशेंट दोनों का संयुक्त रूप बन जाएगा और आप केवल सपनों में, ख्यालों में वरिष्ठ अध्यापक पद को देखते रह जाएंगे। समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, करना क्या है, वरिष्ठ अध्यापक के बारे में समझ लें थोड़ा सा। वरिष्ठ अध्यापक क्या होता है और वरिष्ठ अध्यापक के आपने बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, कई बार गाँव में अभी भी ये प्रचलन में है। थर्ड ग्रेड टीचर यानी लेवल 1, लेवल 2 के टीचर, फिर वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर, फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता। दरअसल में बहुत सालों पहले, 40-50 साल पहले, 50 साल के लगभग हो गए होंगे, 50 साल 60 साल पहले जब शिक्षकों के वेतनमान बने थे तो उन वेतनमानों में 3 तरह के वेतनमान थे। पहला वेतनमान प्राइमरी शिक्षकों के लिए था, दूसरा वेतनमान सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए था और तीसरा वेतनमान हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों के लिए था। तो जब 3 तरह के शिक्षक बने तो वित्त विभाग ने पहले जो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे उनके लिए ग्रेड 3 टीचर का नाम कर, यानी ग्रेड का नाम था वो, टीचर का नाम नहीं था, लेकिन टीचर के साथ जुड़ गया वो। इसी तरह से सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले लोग थे, उनके लिए ग्रेड 2 या ग्रेड 2 और उसके लिए हो गया सेकंड ग्रेड टीचर। और जो सीनियर या सेकेंडरी से ऊपर हायर सेकेंडरी में जो पढ़ाते थे, 86 के बाद सीनियर सेकेंडरी बने, तो उस समय जो है ग्रेड 1 के टीचर को फर्स्ट ग्रेड टीचर कहा जाने लगा। लेकिन वस्तुतः इनके नाम ऐसे नहीं हैं। फिर से समझ लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले गुरुजन शिक्षक कहलाते हैं। फिर कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले शिक्षक, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक सीनियर टीचर कहलाते हैं, वरिष्ठ अध्यापक कहलाते हैं। और उसके बाद स्कूल हायर सेकेंडरी लेवल में जो पढ़ाने वाले 11 और 12 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो व्याख्याता कहलाते हैं। तो ये हुआ शिक्षकों के पदनाम के संबंध में वर्गीकरण की स्थिति। वरिष्ठ अध्यापक आप बनने जा रहे हैं और वरिष्ठ अध्यापक की योग्यता है और आपने उसको पूरा कर लिया है। तो वरिष्ठ अध्यापक के संदर्भ में कुछ बातें बड़ी रोचक हैं और आपको समझ में आनी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वरिष्ठ अध्यापकों के लिए जितने पद घोषित किए हैं राज्य सरकार ने, उसके अतिरिक्त भी लगभग 8-9 हज़ार पद अन्य रिक्त खाली हैं। अभी अखबारों में ऐसी सूचनाएं आई हैं और विभाग के रिकॉर्ड में भी इस तरह की सूचनाएं दर्ज हैं। तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि ज़रूरी नहीं है कि 9-9.5 हज़ार पद जिन पर भर्ती की जा रही है उन्हीं पदों के लिए आप अपनी तैयारी करें और वहीं तक अपने आप को सीमित रखें। हो सकता है कि आपका पहली लिस्ट में नाम न आए, लेकिन अगर क्योंकि ये शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और स्कूलों में पद खाली हैं, तो पद रिक्त होने पर सरकार 2 तरह के कदम उठाती रही है। पिछले सालों में हमने देखा है ऐसा। पहला तो यह है कि कई बार वो रिजर्व लिस्ट जारी कर देती है। रिजर्व लिस्ट जारी करने का मतलब जो लोग मेरिट में 9.5 हज़ार तक आ चुके थे, उसके बाद जो नहीं आए तो उनके जो नीचे आगे वाली मेरिट है उसको रिजर्व लिस्ट में डाल करके और घोषित कर दिया जाता है और रिजर्व लिस्ट में से रिक्त पदों की संख्या बढ़ाकर सरकार उन पर नियुक्ति दे देती है। और दूसरा तरीका यह है कि सरकार तत्काल ही कोई दूसरी वैकेंसी निकाल दे और वैकेंसी निकाल करके और फिर 3 शॉर्ट नोटिस पर दोबारा रिक्रूटमेंट कर दे। तो आप मानसिक रूप से तैयार रहें। आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है और बड़ा समृद्ध पद है और बहुत अच्छे हैंडसम सैलरी वाला पद है। तो वरिष्ठ अध्यापक बनकर आप अपने जॉब के प्रति सेटिस्फेक्शन फील करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपके कैरियर में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं इसके आधार पर। वरिष्ठ अध्यापक बनने के बाद आप एक सर्टेन लिमिट तक, एक निश्चित अवधि तक जब आप अपना सेवा काल पूरा कर लेंगे, वो सामान्य रूप से 10 से 15 साल का होगा। तो 10 से 15 साल का जब सेवा काल आप पूरा कर लेंगे तो फिर आप सेकेंडरी के हेडमास्टर के लिए क्रमोन्नत हो जाएंगे या पदोन्नत आप हो जाएंगे। तो ये जो
परिवर्तन आएगा ये आप में एक गुणात्मक परिवर्तन होगा। शिक्षक को केवल शिक्षक बने रहने से काम नहीं चलेगा, शिक्षक को प्रशासनिक दायित्वों पर भी अपना फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो जब स्कूल में आप रिक्रूटमेंट हो जाए और आपका पदस्थापन हो जाए तो आपको जितने भी तरह के दायित्व मिलते हैं, जितने भी तरह के काम मिलते हैं, उन सारे कार्यों पर आप फोकस करके रखिएगा और संस्था प्रधान द्वारा जो जो भी काम आपको दिए जाते हैं उन सारे कामों पर आप अपना फोकस करिएगा, ताकि जब आप हेडमास्टर बने तो आप अच्छे ढंग से काम कर सकें। जब हेडमास्टर बन जाएंगे उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी, फिर एक पूरी श्रृंखला, एक चैन आपके लिए खुल जाएगी। और अगर आप 22-24 साल की उम्र में वरिष्ठ अध्यापक बनते हैं, सीनियर टीचर बन जाते हैं, तो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं शिक्षा विभाग में। इतना बड़ा स्कोप आपके सामने है। तो अपनी तैयारी कीजिए, कमर कसिए अपनी, और अपने आप को बहुत मजबूती के साथ इसमें जोड़ कर रखिएगा। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग में जाते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर पे मटेरियल निकाल के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन मैं जो आपसे ये बात कहने जा रहा हूँ, ये अभी तक किसी भी वीडियो में, किसी भी चैनल में, किसी भी एक्सपर्ट ने आपसे बात नहीं की होगी इस संबंध में। दोस्तों, आपको पता ही है कि वरिष्ठ अध्यापक या स्कूल शिक्षा के जितने भी पद हैं उनमें रिक्रूटमेंट का, चयन का सीधा आधार मेरिट लिस्ट है। यानी वहाँ इंटरव्यू नहीं होते हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन हो जाएगा। लेकिन लिखित परीक्षा के बाद मेरिट से चयन होने के बावजूद आप अपनी तैयारी पर जो फोकस करें, उस तैयारी पर फोकस कीजिए इंटरव्यू बेस्ड पैनल के आधार पर, यानी साक्षात्कार की प्रक्रिया के आधार पर। यद्यपि आरपीएससी में आपका साक्षात्कार नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अपनी तैयारी अगर साक्षात्कार के दृष्टि से और साक्षात्कार के आधार पर करेंगे तो यकीन मानकर चलिए कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो याद किया है, उसकी 100% उपलब्धि आपकी स्मृति में स्थापित हो जाएगी और आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे परीक्षा में। तो अब इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू के लिए क्या सिस्टम अडॉप्ट करें, इस पर फोकस कर रहा हूं। इस पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें किसी भी तरह की चूक नहीं करें आप। एक शब्द आपने सुना होगा, पेयर लर्निंग, यानी हम दो लोगों का एक जोड़ा बना देते हैं और जोड़ा बनाकर पेयर लर्निंग करवाते हैं। यानी एक साथी कुछ बोलता है और दूसरा साथी कुछ सुनता है, और ये कहलाती है, दो लोग मिलकर जब पढ़ाई करते हैं तो पेयर लर्निंग कहलाती है। आपको भी यही करना है। आप अपने किसी एक साथी का चयन कीजिए और उस साथी के साथ मिलकर बैठकर पढ़ना शुरू कीजिए। हालांकि पढ़ने का दूसरा तरीका ग्रुप लर्निंग भी है, जिसमें 4-5 लोग मिलकर के बैठ के तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें फिर इंटरव्यू टेक्निक आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फिर वो ग्रुप डिस्कशन की टेक्निक पर चला जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको बात कर रहा हूँ पेयर लर्निंग के इंटरव्यू मेथड की। दोनों साथी एक एक चैप्टर तैयार कीजिए, 2-2, 4-4, 6-6 जितने भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं कर लीजिए। उसके बाद पहला नंबर 1, साथी नंबर 1 कमल सिंह अपने साथी दूसरे राम सिंह का इंटरव्यू करेगा। तो वो अपने साथ जो कुछ उसने पढ़ा है उनमें से प्रश्न निकालेगा और कमल सिंह राम सिंह से लगातार सवाल पूछेगा और राम सिंह उन प्रश्नों के उत्तर देगा, और इस तरह राम सिंह की मेमोरी स्मार्ट बनेगी और कमल सिंह को भी अपने पूछे हुए सवालों पर गलत उत्तर पर वो टोकेगा और अपनी मेमोरी को शार्प करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आपको लगातार दोहराना है, और ये तब तक दोहराना है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए। पूरा का पूरा कोर्स जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लें तब तक आप साक्षात्कार पद्धति के आधार पर लगातार अपने साथी के साथ प्रश्न पूछें। पहले कमल सिंह इस काम को करें, फिर राम सिंह इस काम को करें, पहले इस काम को सुनीता करे, उसके बाद अनीता करे। तो इस तरह ग्रुपिंग बना लें, या फिर अनीता और सुशील मिलकर काम करें और फिर राम सिंह और शीला मिलकर काम करें। तो इस तरह ग्रुप बना करके और इस तरह पेयर बना करके आप लर्निंग करने का काम जरूर करें। यह टेक्निक आजमाई हुई है, 100% सफलता की गारंटी है, 100% सफलता की गारंटी है इसमें। क्योंकि जब हम मिलकर पढ़ने का काम करते हैं और एक दूसरे को सवाल जवाब पूछना शुरू करते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तथ्य इस पर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अटेंशन होता है, नंबर 2 सुस्ती नहीं आती है, नंबर 3 अलर्ट होकर के आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं, नंबर 4 यहाँ आपको असफल होने का डर नहीं है। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका साथी आपको तुरंत रोकेगा, टोकेगा और कहेगा कि ये उत्तर आपका गलत है, और इस तरह वो आपको सही उत्तर पर ले जाएगा। तो ये आपके पास एक टेक्निक है, और मैंने इसको व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे ग्रुप में, बहुत सारे
संदर्भों में इसको काम में लिया है और 100% हमने सफलता प्राप्त की है। तो पेयर लर्निंग इम्पॉर्टेंट है और इसमें इंटरव्यू टेक्निक को आप इस्तेमाल कीजिए। हालांकि ऐसा तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि साहब मैं याद करके अपने दूसरे साथी को सुना देता हूं, दूसरा साथी याद करके मुझे सुना देता है। ये ओल्ड पैटर्न हो गया है। ये जो लेटेस्ट टेक्निक है लर्निंग की, लेटेस्ट टेक्निक, मेमोरी शार्प करने की जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है इंटरव्यू टेक्निक। आप अपने साथियों का इंटरव्यू लीजिए, आप अपने साथी को इंटरव्यू दीजिए और अपने ज्ञान को फोकस कीजिए और उस पर स्मार्टली अपना उत्तर दीजिएगा। दूसरा, नंबर 2, ग्रुप लर्निंग। पहला हुआ पेयर लर्निंग, दूसरा हुआ ग्रुप लर्निंग। 4-5 साथियों का, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए, बड़े ग्रुप में काम नहीं होता है। क्योंकि आपने वो कहानी तो सुनी रखी है, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो काम नहीं करते हैं, टालते हैं लोग एक दूसरे पर। वो कहानी आपको याद होगी ना कि एक राजा का जन्मदिन था और राजा ने अनाउंसमेंट किया कि कल मेरा जन्मदिन है, तो नगर के सारे लोग, ये गांव के जितने भी लोग हैं, वो सब एक एक लोटा दूध तालाब में डालकर आएंगे और मैं तालाब में, दूध वाले तालाब में स्नान करूंगा, इसलिए क्योंकि मेरा जन्मदिन है। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक वृद्ध महिला एक लोटा पानी लेके जा रही थी और राजा के जो कर्मचारी थे वो जगह जगह खड़े हुए थे, देख रहे थे लोगों को कि भाई कौन क्या कर रहा है। वो वेश बदल कर खड़े हुए थे। तो एक वृद्ध महिला सुबह 4 बजे उठी और एक लोटा तालाब खाली था, सूखा के साफ कर दिया गया था, तो वो लोटा पानी का लेके गई। तो रास्ते में एक आदमी खड़ा था, उसने पूछा अम्मा क्या ले जा रही हो? तो उसने कहा वो आज राजा का जन्मदिन है, गांव के सारे लोग, नगर के सारे लोग जो हैं वो दूध डाल के आएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं एक लोटा पानी डाल आती हूँ सुबह सुबह, ताकि मेरे झंझट नहीं रहे, मेरे पास इतना दूध है भी नहीं। दूध हर गली से, हर मोहल्ले से जो निकल रहा था वो यही सोच रहा था कि मैं ही एक लोटा पानी डालकर आ रहा हूँ, बाकी तो पूरा नगर दूध डालकर आएगा। और जब सूर्योदय हुआ तो पता लगा तालाब पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, दूध नाम मात्र का भी नहीं था। तो जो ग्रुप लर्निंग में कंसेप्ट है वो ये है कि जब बहुत बड़ी भीड़ होती है तो सब सोचते हैं कि वो याद करके सुना देगा, वो याद करके सुना देगा, ये टास्क वो पूरा कर लेगा, इस टास्क को वो पूरा कर लेगा। पता लगा कि किसी ने कोई टास्क पूरा नहीं किया और काम अधूरा रह गया। जैसे आप किसी शैक्षिक यात्रा पर गए होंगे, आप ऐसे एकेडमिक टूर्स पर गए होंगे, तो जिस कमरे से आप निकलते हैं, जहाँ ग्रुप में ठहरे हुए लोग थे, 15-20 विद्यार्थी ठहरे हुए थे, जब आप निकलने लगते हैं तो आप देखिएगा कि निकलता हुआ कोई भी विद्यार्थी, जबकि पहले से आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, गाइड होते हैं, वो कहते हैं कि जाते हुए कमरा को साफ़ करके निकलना भैया। लेकिन जब जो लोग निकलते हैं वो सोचेगा लास्ट में जो आ रहा होगा वो सफाई करके आ जाएगा, और जो लास्ट में निकलता है वो सोचता है कि यहाँ का कोई कर्मचारी होगा वो कर देगा, और पता लगा कि वो कमरा पूरा का पूरा गंदा छोड़कर आप चले गए। तो यही हमारे साथ शिक्षा पर भी, हमारी सफलता पर भी जुड़ा हुआ है। तो ग्रुप लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप लर्निंग में फिर छोटा ग्रुप हो, 4-5 लोगों का ग्रुप हो, उसमें चैप्टर बांटिए। चैप्टर बांट करके एक चैप्टर पर एक साथी मास्टरी करेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें 5 साथी 5 चैप्टर पर अपनी मास्टरी करेंगे, फोकस करेंगे, और फिर एक एक करके बारी बारी से वो सबको उसको सुनाएंगे, याद कराएंगे, बताएंगे और रिपीट करेंगे। इस तरह से भी हम लर्निंग कर सकते हैं। तो पहला हुआ, सबसे पहले तो आपको याद ही होगा, सबसे पहले तो इंडिविजुअल लर्निंग होती है जो व्यक्ति खुद करता है, फिर उसके बाद पेयर लर्निंग हो गई, और तीसरा हो गया ग्रुप लर्निंग। इन लर्निंग्स के बाद टेक्निक आती है नेक्स्ट, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। समसामयिक सामग्री का उपयोग कैसे करें, शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करें, यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे ना, जब टीचर बनने का मन बना रहे हैं, तो इससे पहले आपने बीएड कर ही लिया, एसटीसी किया, बीएड किया, एमएड किया, जो भी आपने शैक्षिक योग्यता अर्जित किया, तो आपको पता ही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बिना अधूरा होता है पढ़ाने का काम। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को जैसे हम पढ़ा नहीं सकते हैं उसके बिना, वैसे ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बिना हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। विदाउट हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल वी कैन नॉट रीड। हम उसके बिना पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो पढ़ने की आपको आवश्यकता होगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को पढ़ने के बाद आप पहले तो लिस्ट बनाइए क्या क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास है। निश्चित रूप से किताब होगी, पेन होगा, कॉपी होंगी, कुछ अन्य सोर्सेज होंगे आपके पास, मोबाइल होगा जिसमें आप नेट पर कुछ सर्च कर रहे होंगे, कंप्यूटर होगा, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के परंपरागत, कुछ आधुनिक साधन होंगे आपके पास। लेकिन बाकी चीज़ें आप क्या करें, अपने दीवार पर नोट्स बनाकर चिपकाते चलिए। अपने बोर्ड पर, स्मार्ट बोर्ड अगर आप यूज करना जानते हैं तो, नहीं करना जानते हैं तो सीख लीजिएगा। स्मार्ट बोर्ड को यूज करना सीखिएगा, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो स्मार्ट बोर्ड को आप सीखिए
और स्मार्ट बोर्ड कहीं आपको मिल जाए मौका तो स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करके और उस पर आप अपनी टीचिंग की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। मेमोरी शार्प करने का एक और उपाय बता देता हूँ। स्मृति कैसे ताज़ा रहती है, कैसे याद। जब किसी भी चीज़ को कैजुअल लेंगे आप तो वह मेमोरी में नहीं आएगा, लेकिन जब आप फोकस कर देंगे तो आ जाएगा। एक छोटे से उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी। आपको सुबह 5 बजे उठना है और बिना अलार्म के उठना है तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, आप अपने माइंड के अलार्म को अलर्ट कर देंगे। और हमारे पुराने मैं जब बच्चा था तो मुझे याद है हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब वो हमसे कहते थे कि अगर तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने तकिए पर एक थपकी लगाइए, पलंग पर एक थपकी लगाइए, पलंग के किनारे पर, चारपाई के किनारे पर, और तब थपकी लगा कर कहिए उसको कि मुझे 5 बजे उठा देना, सुबह मुझे पढ़ना है। और देखिए चमत्कार, क्योंकि जब सोते समय आपने अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो मनोविज्ञान कहता है कि वह इंस्ट्रक्शन स्थायी हो गया और आपको 5 बजे के स्थान पर 4:45 बजे ही आपकी बॉडी एक्टिवेट शुरू हो जाएगी और आपका माइंड आपको अलार्म देने लग जाएगा। लर्निंग पर भी यही प्रोसेस लागू होता है। अगर आपने कैजुअल लिया तो लर्निंग नहीं होगी, लेकिन फोकस किया आपने, दृष्टि। अब आपको ये और समझ लेने की आवश्यकता है कि ध्यान हमारा, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है और बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि बाजा बज गया, रेडियो चल गया, टीवी चल गया, बाहर से बैंड बाजा बज रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, शोर मच रहा है, तो आप कहते हैं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें आप डिस्टर्ब कैसे हो रहे हैं। डिस्टर्बेंस का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है। दैनिक जीवन की सारी क्रियाएं चलेंगी, परिवार में सारे काम होंगे, घर में काम होंगे, समाज के काम होंगे, बाहर से कोई शादी हो रही तो बैंड बाजा भी निकलेगा, ये सारे काम होंगे आपके, तो आप इनको कैसे रोकेंगे? और आप इनसे डिस्टर्ब होते रहें तो होते रहें, पूरे समाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो करना क्या है? अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। कितना ही शोर शराबा हो जाए आप उससे बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए। और इसके लिए एक मैं बहुत सटीक उदाहरण के लिए एक नई आपको जानकारी दे रहा हूँ। विवेकानंद जब पढ़ रहे थे तो एक खिड़की पर बैठे हुए थे और पास बाहर सड़क निकल रही थी, खिड़की के बाहर से उनकी माँ जो है वो दरवाजे पर बैठी हुई थी। उधर थोड़ी देर में एक बैंड बाजे से एक बारात निकलती हुई आगे चली गई। बारात के पीछे एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। वो बारात आगे चली गई, उसको बारात में शामिल होना था। वो आदमी रुका और रुक कर के उसने देखा कि खिड़की पर एक युवक बैठा हुआ है, कुछ पढ़ रहा है, तो उसने खिड़की को नॉक किया। विवेकानंद ने सामने देखा तो उसने पूछा, इधर से कोई बारात गई है क्या? ध्यान से सुनिए बात। विवेकानंद से सवाल पूछा कि क्या इधर से कोई बारात गई है क्या? बैंड बाजे के साथ, इतने शोर शराबे के साथ बारात निकल कर गई थी। विवेकानंद ने कहा, मुझे पता नहीं है, मैंने तो नहीं सुना। वो व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ा तो दरवाज़ा, खिड़की से कुछ कदम आगे दूर पर दरवाजे पर माँ बैठी हुई थी, विवेकानंद की माँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने माँ से पूछा विवेकानंद की कि माता जी, इधर से कोई बैंड बाजे के साथ अभी बारात गई है क्या? तो माँ तो बैठी हुई थी, देख ही रही थी, तो उन्होंने जवाब दे दिया, हाँ इधर थोड़ी दूर आगे गई है, आगे जाके और बाईं तरफ घूम गई है, तुम आगे चले जाओ। तो उस व्यक्ति ने विवेकानंद की माँ से कहा कि ये जो लड़का बैठा हुआ ये पागल है क्या? तो उसने कहा, क्यों, क्या हो गया? कि इतनी ज़ोर से बैंड बाजे बज रहे थे और इसको ये पता नहीं है कि यहाँ बैंड बाजे निकल कर चले गए, और ये कह रहा कि मैंने तो आवाज़ नहीं सुनी। विवेकानंद की माँ ने जवाब दिया कि जब विवेकानंद, मेरा पुत्र, मेरा बेटा जब पढ़ने बैठता है तो इसको किसी भी चीज़ का, कोई बाहरी दुनिया का ध्यान नहीं रहता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, इसीलिए विवेकानंद के पास जो स्मृति थी वो अद्भुत थी, अद्भुत स्मृति, मेधा शक्ति उनकी अद्भुत थी। उनकी जो स्मृति थी वो फोटोजेनिक मेमोरी कहलाती है। जैसे एक पन्ने को यूँ देखा और देखने के बाद पूरा ऊपर से नीचे तक, साधारण आदमी एक एक शब्द पढ़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति वाक्य पढ़ते हैं, सुपर इंटेलिजेंट लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, और जो अद्भुत प्रकृति के द्वारा अद्भुत मेधा शक्ति वाले लोग होते हैं वो पूरा पृष्ठ पढ़ते हैं, एक पृष्ठ पूरा एक साथ। और विवेकानंद उन्हीं में से थे। तो आप अपने को डिसाइड कीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मेमोरी है ये अभ्यास से बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई प्रतिभा जन्मजात ही आपको मिलेगी, उसी के आधार पर आप काम करेंगे, तो उसके आधार पर आप इसमें फोकस कीजिए, आपकी मेमोरी 100% बढ़ेगी और आपको इसका लाभ होगा। तो दोस्तों, हमने आपको गुरुजन बनने का कुछ नुस्खे बताए हैं, वरिष्ठ अध्यापक आप कैसे बने इसके बारे में आपसे बहुत चर्चा की है। लेकिन आप में से बहुत सारे मित्रों का ये सवाल थे, हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे।
प्रश्न आए थे मेरे पास और बहुत सारे फ़ोन आए हमारे पास जिनमें ये पूछ रहे थे कि सर हमको ये बताएं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा और हम कैसे पाठ्यक्रम के आधार पर अपना काम करेंगे। तो हमने आपके लिए यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को यहाँ पर हमने जो आरपीएससी ने जारी किए हैं उनको भी यहाँ स्लाइड्स में कन्वर्ट किया है और हम आपको उस पर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आपके सामने जो पहली स्लाइड है, इसमें मुख्य तौर पर हम जिन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि पहला पेपर वो 200 अंक का होगा और इसकी जो अवधि है वो 2 घंटे की होगी और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मोटे तौर पर इसमें महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो फिर से याद कर लें, फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स हैं, 2 घंटे का समय है और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपने गलत उत्तर दिया तो 1/3 नंबर कट जाएंगे और अगर आपने 1 से अधिक उत्तर दे दिए तो भी 1/3 अंक कट जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम शुरू करते हैं, फोकस करते हैं अपने कि हमारा फर्स्ट पेपर कैसा होगा और उस पर कैसे हम काम करेंगे। तो 200 नंबर का जो डिवीज़न है उसके बारे में हम बात करते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पूरे पेपर, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो 200 नंबर का है, लेकिन आरपीएससी ने इन 200 नंबर का डिवीज़न आगे नहीं कर रखा है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्वरूप और सामान्य ज्ञान, ये जो बातचीत है, ये जो टॉपिक्स डिवाइडेड हैं और उनके आधार पर पूरा आगे जो सिलेबस डिवाइड हुआ है, तो इन्होंने पूरा एक साथ 200 नंबर देके छोड़ दिए। बहुत सारे साथियों का ये सवाल था कि सर आगे इसका डिवीज़न कैसे होगा। तो आरपीएससी ने डिवीज़न नहीं बताया, लेकिन हमने पिछले सालों के पेपर देखे हैं और पिछले सालों के जो पेपर देखे हैं और उसके आधार पर और जो प्रश्नों का वेटेज करंट अफेयर्स के आधार पर यानी समसामयिक घटनाओं के आधार पर होता है, उन पर हमने पेपर को अनुमानित भार देकर अलग अलग उसका नंबर तय कर दिया है। ये फाइनल नहीं है, लेकिन अनुमान हमारा ये है कि इस चैप्टर पर इतने नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं। तो उसको आप ध्यान से तैयारी कर लें। आप आगे पीछे भी हो सकता है, 1-2 नंबर आगे भी जा सकते हैं, 1-2 नंबर कम भी आ सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। तो उसको आप ढंग से फोकस करें और उस पर काम करेंगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक ऐतिहासिक स्वरूप में सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में अनुमानित जो हमारी संख्या है वो 50 नंबर मानते हैं हम कि सामान्य ज्ञान के इस चैप्टर पर 50 नंबर यानी 25 क्वेश्चन बनते हैं इस पर। और राजस्थान के रेफरेंस में बात करेंगे तो राजस्थान की जो भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु, जल निकासी की स्थिति, पशुपालन, डेयरी, इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता दर, लिंगानुपात, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इनको आपको हमने बताया आपको कि ये जो डिवीज़न था इसको हमने 5 अंक दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर को पूरे को अगर आप देखेंगे 50 अंक दिए हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर को अगर आप देखते हैं तो हमने इसको अनुमानित रूप से 5 अंक इसको दिए हैं। उसके बाद है आगे के चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, फिर है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, और उसमें वो ये उन सारे साथियों को ये पता भी होगा कि जो आपने लेवल 1, लेवल 2 में भी अगर फार्म भर रखे हैं तो पाठ्यक्रम लगभग वैसा ही है। यहाँ पर भी करीब करीब कुछ एक चीज़ें इसमें बढ़ी हैं, लेकिन कम नहीं हुए, एक आध चीज़ें बढ़ाई गई हैं इसमें। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप पाठ्यक्रम को सावधानी से देख लीजिएगा। तो इनके भी अंक हमने इसी तरह के रखे हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसको भी आप सावधानी से देख लीजिए। 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, इनको भी आप फोकस करें। फिर राजस्थान के एकीकरण, समाज और धर्म, इसको देखें आप। तो इसमें भी हमने देखा कि ये 10 अंक और 5 इसमें प्रश्न संभावना बनती है। लोक देवता और देवयान, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग की शैली के अलग तरह के स्कूल, मेले, त्यौहार और सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, और राजस्थान की सीमा की बात हो गई, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ये इसमें हमने कुछ अंकों का विभाजन किया है पाठ्यक्रम में। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में राज्यपाल का जो कार्यालय है, प्रशासनिक व्यवस्था, अगर आप देखेंगे
तो गवर्नर, राजस्थान में राज्यपाल का संवैधानिक स्वरूप कैसा है, उसका रोल कैसा है, उसकी भूमिका कैसी होती है। साधारण तौर पर हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, संवैधानिक मुखिया होता है, राज्य के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं तो वो केंद्र के निर्देश पर काम करता है। फिर राज्यपाल के बाद दूसरा पद आता है और बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक्टिवली जो काम करते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी मंत्री परिषद होती है, कैबिनेट होती है। फिर राज्य मुख्यमंत्री के नियंत्रण में जो काम करने वाली संस्था होती है वो राज्य सचिवालय होता है। तो राज्य सचिवालय का मुखिया यानी जो सेक्रेटरीट है उसका मुखिया चीफ सेक्रेटरी कहलाता है। और फिर है राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से इसी संस्थान के द्वारा आपका चयन होने जा रहा है, तो इसको फोकस करिए, पढ़िएगा इस पर। राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज संस्थान और राजस्थान में विधानसभा। ये राजस्थान की विधानसभा कब बनी, कितनी बनी, कैसे बनी, अब तक कितने कौन कौन यहाँ के स्पीकर बन चुके हैं, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा कैसे कानून बनाती है, कैसे कानून पारित करती है, ये सारे सवाल इसमें शामिल हैं। तो ये हुआ राजस्थान के रेफरेंस में बात। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे का जो स्वरूप है वो हमारा आता है और वो स्वरूप आता है राजस्थान के करंट अफेयर का। तो राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं इसको हमने 50 नंबर दिए। पहले वाले चैप्टर को हमने 50 नंबर दिए थे, फिर इस वाले चैप्टर को भी हमने 50 नंबर में विभाजित किया है। तो राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसकी समसामयिक घटनाएं क्या हैं, इन पर हमने फोकस किया है। राजस्थान में राजनीति, खेलकूद, इसको भी हमने स्थान दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान वाले हिस्से पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें विश्व वाला हिस्सा भी शामिल है और इसमें भारत के सामान्य ज्ञान पर भी बातचीत है, लेकिन अधिक प्रश्न तैयार आपको करने हैं राजस्थान वाले हिस्से पर। इसका डिवीज़न अगर आप करेंगे तो उसी आधार पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। विश्व और भारत का जो सामान्य ज्ञान है उस पर फोकस करना है। भारत की भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, मानसून प्रणाली क्या है, जल निकासी, वनस्पति ऊर्जा, इन पर भी आपको फोकस करना है। तो ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक्स चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भारत के जो कृषि, उद्योग, सेवा में वृद्धि और विकास, भारत के विदेश व्यापार का रुझान, संचारण दिशा क्या है, ये आपको फोकस करना है। फिर भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है और भारतीय संविधान में भारत की राजनीतिक व्यवस्था और भारत की विदेश नीति, ये आप पढ़िए। फिर आप जब भारत का संविधान पढ़ रहे होंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के संविधान के संदर्भ में ब्रिटिश पीरियड के जो रूल्स थे, कानून थे, वो हमारे यहाँ कैसे कैसे हमारे काम आए थे, तो उनको भी आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो ये 20 अंक हमने इस पर डिवाइड किए हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि ये लोक सेवा आयोग ने नहीं बताया है, ये हम अनुमानित तौर पर ये अंकों का विभाजन कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इसको आप नहीं भी देखें तो आपकी इच्छा है, लेकिन सिलेबस को देखिए और अपने हिसाब से उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये जो स्वरूप है ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम बात कर रहे हैं संविधान की तो 1919 और 1935 के संविधान का भी आपको, एक्ट का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे नियम और कानून हमने इसमें ले लिए थे। फिर है भारतीय संविधान के निर्माण में जो बड़ी भूमिका थी वो अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका कैसी थी उसको याद करिए। संविधान निर्माण कैसे हुआ, क्या उसकी प्रोसीडिंग थी, कैसे बना, उसकी विशेषताएं क्या है, इनको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना होगा कि यहाँ पर ये भी देखना है कि मौलिक अधिकार क्या थे, मौलिक कर्तव्य क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यालय क्या है, क्या कैसी कैसी शक्तियाँ उनके पास, भारत में राजनीतिक दल कितने हैं, कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं, दबाव समूह क्या है। दबाव समूह आपने पढ़ा होगा अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो, नहीं तो भी आप इसको फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। देश में नई तरह के दबाव समूह विकसित हो रहे हैं। दबाव समूह का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो सरकार पर अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं, कानून बनवाने के लिए या निर्णय करवाने के लिए। ऐसे बहुत सारे हम रोज़ देख भी रहे हैं। भारत में विदेश नीति के सिद्धांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की धरातल को तैयार किया था। उसके बाद समय समय पर इसमें आवश्यकता अनुसार कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन अभी तक देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव होने मना लिया, 75 साल हमने पूरे कर लिए आज़ादी के, लेकिन मोटे तौर पर देश की संविधान की, देश की विदेश नीति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो लगभग वही हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में रखे गए थे। एक ताज़ा तरीन उदाहरण से ये बात आपको समझ में भी आ जाएगी। भारत अभी
रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है और रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका सहित कई देशों ने लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से और रूस के साथ दोस्ती निभाते हुए क्रूड ऑयल का परचेज करने का काम जारी रखा, जबकि अमेरिका सहित यूक्रेन सहित कई देशों ने इसका विरोध भी किया था और ये कहा था कि आप वहाँ से मत खरीदिए, क्योंकि एक तरह से रूस को समर्थन दे रहे हैं आप। लेकिन भारत ने 70 साल से जो रूस के साथ दोस्ती थी उसको निभाया और रसिया के साथ अपना व्यापार युद्ध के बावजूद जारी रखा। तो ये विदेश नीति का एक आधारभूत ढांचा है जो मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने रख दिया है। भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या भूमिका है और भारत के दबाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या घटनाएं हो जाती हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ मैं फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जिक्र चला है तो ये भी बता दूं कि अब जो आने वाले समय की जो तस्वीर बन रही है उसमें भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनाए जाने की पुरजोर मांग दुनिया भर के कोनों से उठने लगी है। भारत तो अभी तक खुद तो कह ही रहा था, लेकिन अब अनेक छोटे देश, बड़े देश इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं और वो चाहते हैं कि भारत भी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का देश, लोकतंत्र को संचालित करने वाला देश, एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश कैसे काम कर रहा है ये समझने की आवश्यकता है। मैं जब आपसे इस पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी है और उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत शानदार रिपोर्ट है वो, कि भारत के 91% लोग ये मानते हैं, अमेरिका में स्टडी हुई है और वो 36 कंट्रीज़ पर वो स्टडी हुई है, सर्वे हुआ है और उसमें भारत नंबर 1 पर आया। भारत के 91% लोग ये मानते हैं कि भारत एक सुदृढ़, मजबूत आर्थिक और सामरिक देश बनकर उभर रहा है और भारत के प्रति भारत के लोगों का नज़रिया बहुत अधिक सकारात्मक है और बहुत शानदार नज़रिया है और भारत के लोग अपने देश पर गर्व करते हैं। तो ये 91% है ये, जबकि अमेरिका में भी ये परसेंटेज 76 है केवल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कितनी मजबूत है। तो स्वयं भारत भी दावेदार है संयुक्त राष्ट्र संघ का नया स्थायी सदस्य बने, लेकिन भारत के साथ साथ अब दुनिया भर के बड़े देशों ने भी इसको समर्थन देना शुरू कर दिया है और आने वाले किसी भी समय में हम भारत की सफलता को संयुक्त राष्ट्र संघ में सफल होते हुए देख पाएंगे। तो ये हुई बात भारतीय संविधान के रेफरेंस में। अब बात करते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान की। शैक्षिक मनोविज्ञान, ये जो मनोविज्ञान का चैप्टर है इसको भी 50 अंक है। सारा जो नज़रिया है ना वो सारा मनोविज्ञान का है। शिक्षक का मनोविज्ञान मजबूत है, ज्ञान पुख्ता है और आप अच्छे ढंग से अगर काम करने में विश्वास रखते हैं तो एक अच्छे शिक्षक आप बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इसमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ समझिए, इसका क्षेत्र क्या है, शिक्षक के क्या क्या काम होते हैं और क्लास सिचुएशन में वो टीचर कैसे हैंडल करता है। क्लास सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर जो है वो क्लास का सर्वोपरि होता है। क्लास में अगर आपने एक अच्छे शिक्षक के गुण विकसित कर लिए और एक अच्छे शिक्षक की तरह से आपने अपने विद्यार्थियों को डिलीवरी सिस्टम को प्रॉपर, अपने नॉलेज की डिलीवरी को प्रॉपर सिस्टम से पहुंचाने का काम किया तो आप एक अच्छे योग्य शिक्षक कहलाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जीवन में किसी भी मुकाम पर चले जाएं और कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन आप अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि शिक्षक ही वह है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की सेवा करता है और उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। तो उस पर फोकस करने की आवश्यकता। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरणों से भी बात बताता चलता हूँ। अभी जो आगे वाला हम चैप्टर, इसमें जो मनोविज्ञान में है विद्यार्थी का डेवलपमेंट, विद्यार्थी का विकास। तो विद्यार्थी के विकास की अवधारणा भौतिक स्वरूप, भावनात्मक, संज्ञात्मक, नैतिक, सामाजिक। तो ये जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ये इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है और टीचर का रोल कैसा होता है, इस पर आप फोकस करिए। एक क्लास में चूँकि आजकल बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, फिजिकल पनिशमेंट पर तो पूरी तरह बैन लग चुका है कानूनी तौर पर और रोज़ाना आप देख ही रहे हैं मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। टीचर अगर ज़रा सा भी कुछ बच्चे के साथ मारपीट करता है तो वो अनुचित है। और किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्तर पर बच्चे के साथ माल हैंडलिंग या पनिशमेंट हैंडलिंग या फिजिकल हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। लेकिन शिक्षक तो शिक्षक है, गुरुजन तो गुरुजन होते हैं, तो वो नए तरीका निकाल लेते हैं। तो एक बच्चे को उन्होंने खड़ा किया, एक बच्चे ने छोटी क्लास के बच्चे को कि पूछा कोई सवाल, तो बच्चे छोटी क्लास 1 या 2 की बात है,
तो बच्ची ने जवाब नहीं दिया, बच्ची ने लर्न नहीं किया था इसलिए नहीं आया। तो टीचर ने सिंपली एक पेपर ले रखा था, एक कागज़, और एक उस पर डोरी लगा रखी थी और उस पर लिख कर टाँग दिया उसके गले में, आई एम लूजर, आई एम लूज़र, यानी मैंने लूज कर दिया अपनी नॉलेज को, मुझे याद नहीं है, आई एम लूजर। और उस क्लास में उस बच्ची के गले में वो पट्टी डालकर और उसको खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद बिठा दिया। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा? हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। अभिभावकों ने शिकायत की, अभिभावक स्कूल गए, स्कूल के बाद पेरेंट एसोसिएशन की मीटिंग में बुलाया गया, मामला शिक्षा विभाग तक पहुंचा, सरकार के उच्च स्तर तक मामला गया और अंततोगत्वा शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही हुई। तो आप इसको माना गया कि बच्चे के इमोशंस पर नेगेटिव अप्रोच हुई है। तो शिक्षक को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा हम बार बार कहते हैं मनोविज्ञान में कि पॉजिटिव चीज़ों को काम में लीजिए, नेगेटिव चीज़ों को काम में मत लीजिए। नेगेटिव चीज़ों से आजकल उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ, नेगेटिव का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल आप कमज़ोर हो जाएं। नेगेटिव चीज़ों को भी तरीके से सावधानी पूर्वक शुगर कोटेड नेगेटिव चीज़ें काम में लेना सीखिए। शुगर कोटेड यानी कुनैन की गोली को भी अगर आप शुगर कोटेड कर देंगे तो जो दवा खाने वाला मरीज है वो आनाकानी नहीं करेगा, उसको गटक जाएगा, तो निगल लेगा उसको, तो वो ठीक भी हो जाएगा। तो शुगर कोटेड नेगेटिव चीज़ों को काम लेना सीखिए। तो मनोविज्ञान जो है वो ये सारी चीज़ें हमें सिखाएगा। तो भावनात्मक, संज्ञात्मक, नैतिक, सामाजिक विकास की बात है। लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, लर्निंग कैसे ट्रांसफ़र होती है और लर्निंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको कैसे इस्तेमाल करें, ये भी। फिर है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का क्या मीनिंग है, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, पर्सनैलिटी का एडजस्टमेंट कैसे होता है और उसकी टेक्निक क्या है, ये भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे आपकी बुद्धि और उसकी रचनात्मकता के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बुद्धि की रचनात्मकता के बारे में बात करेंगे इसमें हम। पर्सनैलिटी के बाद इंटेलिजेंस की बात आ गई। इंटेलिजेंस के बाद आती है बात मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन को भी आपको इसमें शामिल करना है। अब वो मोटिवेशन से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। अभी एक जो हमारी खिलाड़ी जो जीत कर आई है, उसने एक 16 साल की लड़की जिसने इंटरनेशनल पदक जीता है दौड़ने में, तो उसने बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि मैं दौड़ने के लिए जब काम करती थी तो मेरे पापा मुझे ये कहते थे कि अगर तू सुबह जल्दी दौड़ कर आएगी तो तुझे अच्छा खाना मिलेगा, दूध, बटर, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मैं उस खिलाड़ी ने कहा कि मैं अच्छे खाने के लालच में दौड़ने लग गई थी। तो अब आप समझ लीजिए, मोटिवेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करता है और वो मोटिवेशन कई तरह का होता है। सक्सेस का मोटिवेशन होता है या दूसरी चीज़ों का भी मोटिवेशन होता है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि मुख्य तौर पर जो ये अभिप्रेरण की जो तकनीक है, इस अभिप्रेरण की तकनीक पर हमने ये अंकों का विभाजन किया और इस तरह से हमारे पास ये एक टोटल एस्पेक्ट बनकर सामने आया, जिससे हम अपने क्वेश्चन पेपर नंबर 1 को यहाँ हम ले जा करके उसको समअप करते हैं। और इन पूरी तैयारी को अगर आप ढंग से करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इस पेपर पर भी और सेकंड पेपर पर भी हम बात करेंगे। इस पेपर पर हमने बात कर ली। सेकंड पेपर में आपको आगे जो बताने जा रहा हूँ वो सेकंड पेपर हमने एसएसटी का सिलेबस लिया है और उसका डिवीज़न किया है। वो आगे अभी इसको समझ लेंगे, लेकिन एसएसटी का पेपर केवल उदाहरण के लिए लिया है। एसएसटी के पेपर के बाद आप जो मैथ्स में या साइंस में या हिंदी या संस्कृत में या दूसरे किसी विषय में तैयारी कर रहे हैं तो अपने पाठ्यक्रम को आप तलाश कर लें। हमने केवल एसएसटी का यहाँ एक मॉडल की तरह उदाहरण के तौर पर एक पाठ्यक्रम आपके सामने हम रख रहे हैं। हम आगे बात करते हैं अब दूसरे पेपर पर। तो हम वापस लौटते हैं अपने फोकस करते हैं अपने सेकंड पेपर पर। और जैसा आप जानते हैं, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर सेकंड पेपर का सिलेबस एसएसटी का लिया है ताकि बाकी पेपर्स वाले साथी भी इसको समझ सकते हैं और एसएसटी वाले भी समझ लें आप। ये कुल मिला के 300 नंबर का पेपर है आपका और 150 इसमें सवाल आएंगे। तो ये आपका मोटे तौर पर सामने स्थिति बनती है आपकी। और ये 2 घंटे और 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका ये पेपर है। तो 2.5 घंटे का पेपर, 300 नंबर और 150 अंक, ये आपका एसएसटी का। एसएसटी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि
इसके मोटे तौर पर 5-6 इसके पार्ट हैं। और आप जानते हैं समाज विज्ञान या सोशल साइंसेज या सोशल स्टडीज़ के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इन सब का मिला जुला स्वरूप इसमें शामिल होता है। तो इसी आधार पर हमने ये जो अंकों का विभाजन भी मोटे तौर पर देख लीजिए कि 6 इसमें टॉपिक हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, और 6 सब्जेक्ट को हमने 40 नंबर दिए हैं। इसको एक को 6 या 7 सब्जेक्ट हैं, तो उनको अभी लगातार इसमें हम देखेंगे। हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपको, जो इतिहास का पार्ट है वो आपको पता ही है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के और विश्व शांति तक भारत की जो भूमिका है उस पर सारी बातचीत आप इसमें शामिल कर लेंगे। ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसको भी हमने 40 अंक रखे हैं उसमें। ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे यानी हर सब्जेक्ट पर 40 नंबर हमने रखे हैं। तो ये 40 अंकों का हो गया। ज्योग्राफी में पृथ्वी की गति से लेकर के उसके अक्षांश, देशांत और पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीपों की स्थिति, वायुमंडल, भारत की भौगोलिक विशेषताएं, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, ये सब इसमें शामिल होगा। इकोनॉमिक्स को भी हमने वही 40 नंबर रखे हैं। और राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। और भारत का विदेश व्यापार नीति, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत, राजस्थान की विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजस्थान के लोकतंत्र की चुनौतियाँ, और ये सब इसमें शामिल हैं। और वर्तमान के जो रुझान हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सोशोलॉजी में भी 40 अंक हैं। समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की विशेषताएं, समाजशास्त्र के प्रकार, ये सब इसमें शामिल किया गया है। तो ये हुआ। इसके बाद आती है बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, लोक प्रशासन की। और लोक प्रशासन पर हमने 30 अंक रखे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है वो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर 30 अंकों का हमने डिवीज़न किया। ये अनुमानित बता रहा हूँ मैं, सारे ये अनुमानित रखे बाहर हमने। तो प्रशासन का क्या अर्थ है और प्रशासन का व्यवहार कैसा होता है, भारत में प्रशासन के मुद्दे क्या हैं और नागरिकों के कैसे उसमें भूमिका होती है, इसको शामिल किया। फिर है फिलॉसफी, दर्शन, इसको 30 अंक रखें। वैदिक काल और उपनिषद का दर्शन, इसकी मूल अवधारणाएं, सुकरात और कार्तिकेय विधि, ग्रीक नैतिकता, वर्ण आश्रम, भारतीय व्यवस्था के रेफरेंस में है ये। तो ये फिलॉसफी के जो सारे पार्ट हैं उसको हमने 30 अंकों में शामिल किया है। उसके बाद है टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये टीचिंग मेथोडोलॉजी पर हमने 40 अंक रखे हैं। और ये आपको बीएड और एसटीसी में आपने जो पढ़ा है उसको स्ट्रांगली रिवाइज करिएगा, उसके आधार पर आप ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी में इसके साथ साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको इनोवेशंस पर और प्रैक्टिसेज पर भी फोकस करने की आवश्यकता होगी। तो ये हमने आपके सामने कुल मिलाकर सेकंड पेपर का एक मोटा सा खाका आपके सामने रख दिया है। आप उम्मीद करता हूँ कि आप पहले पेपर और दूसरे पेपर के आधार पर अपने तैयारी कर सकेंगे। तो आप सबको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।